नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसको लेकर पूरे भारत में चिंता है, पूरे इंडी अलायंस में चिंता है और आम आदमी पार्टी में तो चिंता होगी ही होगी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ईडी के उस समन की जिसके द्वारा केजरीवाल जी को तलब किया गया है। हमारे साथ हैं आज हर्ष कुमार जी, नमस्कार जो आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरी विशेषज्ञता रखते हैं। जी। तो हर्ष जी, ये तो बड़ा मामला पेचीदा हो गया साहब। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधे सीधे 338 करोड़ का एक प्रकार से आरोपी बना दिया हमारे मनीष सिसोदिया को। जी जी बिल्कुल। और ये तो सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही कहती रही है, और ईडी जितनी बार भी गई है उनकी उसके बेल के अगेंस्ट, जब भी ईडी अपीयर हुई है तो ईडी ने हमेशा यही कहा है कि साहब बहुत बड़ा लंबा मामला है, और इनका जो सबसे लास्ट वाला आईफोन था वो हमें रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि ये हर 2-3 महीने में आईफोन बदल रहे थे उस समय। लगभग मेरे ख्याल में 12-13 के करीब आईफोन इन्होंने उस एक डेढ़ साल के दौरान बदले हैं। तो उन्होंने कहा कि लास्ट वाला हमें मिला नहीं है, जैसे ही वो मिल जाएगा हम सारी चीजें स्टैब्लिश कर देंगे। और मुझे तो इसमें ऐसा लगता है कि ईडी ने जानबूझकर समय लिया। जब उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट ही का सब जवाब देने लगा, तब उन्होंने जाके अंतिम में ये सारी चीजें सामने रख दी। और अब तो मामला ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही छूट दे दी है कि भाई 6-8 महीने में निपटाओ उस मामले को। हो सकता है कि इनकी जमानत से पहले ही फैसला आ जाए। तो मामला तो था ही इनके खिलाफ। अब ये कहते रहे थे, देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ दिल्ली में परसों सैटरडे में जितने भी यहाँ के इनके आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उन सबको मैसेज किया गया पार्टी मुख्यालय की तरफ से कि मंडे में मनीष सिसोदिया की रिहाई होगी, और सबके सब जो है एक एक बस लेके उसमें तिहाड़ जेल पे पहुंचना है सबको। और हाँ, वहां पे जो है पूरा जश्न होगा, और बाकायदा बताया जाता है कि फ्लैक्स पोस्टर वगैरह बनवा लिए गए थे कि मनीष बेकसूर थे और भ्रष्टाचार का वो खुल गया है, हमारे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ नारे भी उसके लिए स्पेसिफिक तय किए गए थे। इनकी इस ये मैनेजमेंट इनका बहुत बढ़िया है, आम आदमी वाली पार्टी वालों का। बहुत बढ़िया प्ले कार्ड्स वाला वगैरह बनवा लेना, हाँ फ्लैक्स बिल्कुल, तैयार सोशल करवाना। मीडिया भी बहुत तगड़ा है इनका। जी जी, बहुत अच्छी प्लानिंग। आपको याद होगा कि जब एक बार इन्होंने मनीष की जमानत पर सुनवाई होनी थी, तो जिस रास्ते से जज साहब गुजरते हैं पूरे रास्ते पर उन्होंने होर्डिंग लगवा दिए थे। हमने चर्चा भी की थी इस बारे में कि कहीं जज साहब की नजर पड़ जाए उन पे। तो सबको कहा गया था कि भाई तिहाड़ जेल पहुंचना है। और मनीष सिसोदिया, इन्हें तो बस ये लग रहा था कि उधर सुप्रीम कोर्ट कहेगी और शाम को छूट जाएंगे मनीष सिसोदिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पिछली जो 2-3 हियरिंग थी उसमें आप सब लोग, हम सब लोग भी आशंकित हो गए थे कि यार लगता है कि इस बार तो भाई जमानत मिल जाएगी। जी हाँ, लेकिन मुझे हाँ, लगता है बिल्कुल। कि बिल्कुल उसी सब तरह के लोगों को लगने ऑब्जर्वेशन लगा आ रहे था। थे। जी जी जी, जिस तरह की टिप्पणियां आ रही थी कि भाई आप पार्टी को क्यों नहीं इसमें पार्टी बनाते हो, पूरी पार्टी को करो, कितने समय तक हम रोक सकते हैं एक आदमी की जमानत। तो सुप्रीम कोर्ट ही साफ लग रहा था कि साहब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इनके प्रति दिखा रही थी। लेकिन कल वास्तव में अप्रत्याशित हुआ है सब कुछ। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हुआ, और ईडी को इंतजार था इसका कि केजरीवाल को समन तभी भेजेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का बेल पे क्लियर हो जाता। अगर बेल हो जाती तो आप तय मान लीजिए कि कल समन नहीं आ रहा था केजरीवाल को। हो सकता है 2 या 4-5 दिन बाद आता, लेकिन वो कल नहीं आता। वो दोपहर में क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने, और अब शाम के मेरे ख्याल में 8-8:30 बजे जो है समन पहुंच गया था। शरद शर्मा से ट्वीट करवाता है आजकल जो एनडीटीवी का रिपोर्टर है शरद शर्मा, वो आम आदमी पार्टी का एक तरह से अघोषित प्रवक्ता है। तो उससे ट्वीट करवाए जाते हैं सारे के सारे। अगर उसने ट्वीट किया तो समझ लीजिए कि वो केजरीवाल ने ट्वीट किया। तो मैं कल अपना रात वाला जो 9 बजे वाला लाइव कर रहा था, वो जैसे ही मैंने खत्म किया और मैंने देखा तो नोटिफिकेशन आई हुई थी फोन में कि साहब 2 नवंबर को जो है अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुला लिया है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा मजेदार घटनाक्रम हुआ। ये पहले पे तो सारे के सारे लोग गए मनीष सिसोदिया के घर पे, उनकी वाइफ को थोड़ा सा कंडोलेंस टाइप का जो होता है ना, सांत्वना देने का। तो ये सारे के सारे इकट्ठे होके वहां पे गए पहले तो। और उसके बाद बात बताते हैं कि फिर ये केजरीवाल के घर पे गए सार में। रात में लगभग 3-4 बजे तक चलता रहा ये घटनाक्रम। तो सुबह ही सुबह मुझे पता लगा, 1-2 पत्रकार हैं यहाँ पे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सर रात भर इनकी मीटिंग हुई है,
और सबको ये लग रहा है कि ये जो ईडी का समन आया है उसी दिन केजरीवाल अरेस्ट होगा। ये इतने डर गए हैं ये लोग। वैसे तो ये सलाह तो पहले से ही कर रहे थे कि भाई क्या हो सकता है अगर केजरीवाल को अंदर जाना पड़ा तो क्या होगा। तो उस समय तक इन्हें ये लग रहा था कि अगर केजरीवाल अंदर गए तो हो सकता है मनीष सिसोदिया को जमानत तब तक मिल जाए, उससे पहले तो मनीष सिसोदिया संभाल लेंगे बाहर आके। केजरीवाल किसी और पे विश्वास करते नहीं है। इन्हें लगता है कि वो पता लगा कि किसी को गद्दी सौंप गए तो वो जीतन राम मांझी ने बन जाए के साथ तो सब उस तरह के उदाहरण भी इनके सामने तो उनके पास भी एक राबड़ी देवी है ना। हाँ जी हाँ। तो उसके बाद फिर बताया जाता है कि देर रात तक जो मीटिंग हुई है उसमें यही हुआ कि ऐसी अगर कंडीशन आती है तो सुनीता केजरीवाल को बनाया जाएगा। लेकिन इसमें मुझे नहीं पता इस बारे में क्या जानकारी है, लेकिन जब मैंने आज 2-3 और एक्सपर्ट से इस बारे में बात की कि भाई ये क्या ऐसा संभव है, क्योंकि एमएलसी का कोई प्रावधान है नहीं यहाँ पे दिल्ली में, तो मैंने कहा बनाओगे कैसे? तो या तो बाइपोल हो। बात यह है कि दिल्ली में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप अभी सीएम बन जाएं और 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ लें। आपको सिटिंग उसका विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, तब आपको शपथ ले पाए। अगर आप किसी सीट को खाली करके बाइपोल भी जीतते हो तो भी आपको मतलब वो आप उस समय विधानसभा का सदस्य आपका होना जरूरी है पहले। आप वो वाला जो उत्तराखंड में या अन्य राज्यों में चलता है वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं चल पाएगा। हालांकि मुझे इससे लेकर मैं इसे कंफर्म नहीं हूं कि ऐसा है या नहीं। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं मैं आपको। और वैसे मुझे नहीं मैं लगता कि इस तरह का है, क्योंकि मैंने देखा है जो भी, हाँ हाँ तो वो जो प्रावधान तो सभी के एक ही से हैं। जो इनका जो 239 डबल ए है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि साहब की चीफ मिनिस्टर जो है किस तरह से, वो तो स्टैंडर्ड प्रावधान है। खैर मुझे चलिए पता मैं है भी वो, कंफर्म करता हूँ लेकिन इसको। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शायद यूनियन टेरिटरी में ऐसा नहीं है, इन स्टेट्स में नहीं है। मुझे भी इस बारे में कंफर्म नहीं है, ना मुझे समय मिला कि मैं किसी से कंफर्म कर पाऊं इस बारे में। तो ऐसा बताया जाता है। और वैसे तो वो इनका जो महिला मोर्चा है उसकी घोषित अध्यक्ष हैं, चुनाव कैंपेन करती ही हैं सुनीता केजरीवाल, पार्टी के डिसीजंस में उनकी सही होती है। इसके अलावा जब मीटिंग होती है तो मौजूद शीश महल तो पूरा उन्हीं के आदेश से बना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उन्हीं की गाइडलाइन में बना हुआ है, कहाँ क्या करना है, तो वो सारी चीजें तो बनी हुई हैं उसमें। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये कि दोनों तरफ की चीजें चल रही हैं कि पार्टी इस बारे में भी विचार कर रही है। एक इसमें बताया जाता है कि एक विचार ये भी आया कि क्या हुआ जेल में चले गए तो वहीं से सीएम बने रहेंगे। 1 साल तक तो सत्येंद्र जैन भी मंत्री बने रहे थे वहीं से ही। तो एक विचार ये भी दिया कुछ लोगों ने कि जरूर थोड़ी है कि एक बार जेल में चले गए तो फिर वो अनंत काल के लिए जेल चले गए, जमानत मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे। तो अभी इसमें मंथन चल रहा है। और आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी चिंता है, फिलहाल वो सब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सब भूले हुए हैं। फिलहाल यही है कि 2 तारीख को क्या करना है, 2 तारीख को क्या होगा, 2 तारीख को अगर कुछ होता है तो उसके बाद ABC आगे वाले प्लान क्या हो सकते हैं। जी इसकी जो राजनीतिक डायमेंशन है, जो राजनीतिक पहलू है, उस पर भी थोड़ा विचार करें, क्योंकि जिस बार, जैसा हमने पिछली बार जिस पर चर्चा की थी केजरीवाल के बारे में, तब ये निष्कर्ष निकाला था हम लोगों ने कि भाई यदि ये ढंग से चुनाव लड़ता है कांग्रेस को डैमेज करने के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश का, तब तक यह बचा रहेगा। हम्म तो आपको लगता है कि अब स्थितियां तो वही हैं अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी आई है इसमें। ये जो सुनीता केजरीवाल वाला मामला हुआ है, सब उनका नाम का जो चल रहा है मामला, उसमें जब कुछ लोगों से मैंने चर्चा की तो उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा कि एक किसी ने की होगी किसी बीजेपी नेता से बातचीत, तो उनका ये कहना था कि प्लान ये था कि अरविंद केजरीवाल को दीपावली से पहले पहले अंदर करना है और ये देखना है कि ये चुनाव या तो पूरी ताकत से लड़े। और ये अभी तक ये जो परसेप्शन बना है कि ये चुनाव ढंग से सीरियसली लड़ नहीं रहे हैं, उतना सीरियस ये है नहीं किसी भी स्टेट में, कहीं पे भी इनकी वो दिखाई नहीं दे रही। तो उसके बाद फिर अंत में यही तय हुआ है कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत है उसका वेट किया जाए। अगर जमानत खारिज हो जाती है तो उसके बाद सारी प्रक्रिया तेज होगी। और मुझे तो लग रहा है कि दिवाली तो 13 नवंबर की है, हो सकता है उससे पहले ईडी के सामने 2 बार पेश होना पड़ जाए। एक दिन फिर हो, फिर बुला लिया जाए 5 दिन बाद, तो फिर अंदर कर दिया जाए, ऐसा भी संभव है। तो ये जो इनकी प्रक्रिया थी, वैसे क्योंकि कांग्रेस से तो इनके मतभेद जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं,
तो यदि कांग्रेस से मतभेद बढ़ते जा रहे हैं तो फिर ये चुनाव ढंग से क्यों नहीं लड़ते? पैसे कम पड़ गए क्या? देखिए, पैसे का मैनेजमेंट तो बिगड़ा है। ये सत्येंद्र जैन के बाद अंदर जाने के बाद से पैसे का मैनेजमेंट बिगड़ा है, और खातों वातों से पैसे वैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और जब आपको याद होगा, जिस समय सत्येंद्र जैन को अंदर किया गया था, उस समय हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे सत्येंद्र जैन, और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको सारा पैसा फंडिंग वहां से करनी है। फिर उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश में ये चले गए अंदर, उससे चुनाव से पहले ही 2-3-4 महीने पहले ही, तो उसके बाद बताया जाता है कि फिर भगवंत मान से कहा गया। तो भगवंत मान ने हाथ खड़े कर दिए। भगवंत मान ने कहा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अभी मैं तो अभी अभी आया हूं, मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा इतना सब कुछ कर पाना। तो उसके बाद से चीजें लगातार खराब ही हो गई। फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया चले गए। फिर अब ये भी तो बात है ना कि जिन खातों में लेन देन हुआ वो भी तो ईडी ने सब खाते सीज किए हुए हैं। पैसा निकालेंगे कहां से, लेंगे कहां से? जितना भी फंड आया हुआ है वो भी सब रुका हुआ है, और किसी से चंदा मिल नहीं रहा है। संभव ही नहीं है अब तो चुनाव लड़ पाना। तो आर्थिक रूप से भी पार्टी बड़ी कमजोर स्थिति में है। किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए तो सबसे पहले देखना ही होता है कि पैसा कहां से आएगा चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसे बाहुबली प्रत्याशी भी नहीं है हर स्टेट में कि वो अपने पास से ही सारा पैसा खर्च कर देंगे, कि साहब वो 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ खर्च करने वाले बड़े बड़े लोग इनका टिकट ले रहे हो। छोटे मोटे प्रत्याशी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, जो नाराज हैं, संतुष्ट हैं, पूर्व विधायक हैं या इनके पुराने कार्यकर्ता हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं शुरू से। तो दिक्कतें तो हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे? जी, दिक्कतें तो हैं, ये तो बात आपकी सही है। लेकिन एक चीज़ ये भी आती है सामने कि यदि वाक़ई भारतीय जनता पार्टी इस प्रति इस बारे में गंभीर है कि भई इनसे चुनाव लड़वाना है और जिससे कि ये कांग्रेस को डैमेज कर सके, तो और भी रास्ते हैं भारतीय जनता पार्टी को इनको आगे बढ़ाने के। यह तो ऐसा तो नहीं है कि ये एक संकेत है कि लग जा भाई। अब देखिए, ये तो 2 नवंबर के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। 2 नवंबर का वेट करना पड़ेगा। देखिए, इस वाले मामले में जिसमें केजरीवाल को बुलाया गया ना, आपको याद होगा कि केजरीवाल को अप्रैल में सीबीआई ने बुलाया था और ईडी ने पहली बार बुलाया इस मामले में। तो इसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत बहुत पुख्ता है। इस मामले को ईडी ने, जिसे कहते हैं ना कि रिवर्स ऑर्डर में इसमें ईडी चली है। पहले नीचे नीचे के क्रम से चली है। इसमें सबसे पहली जो अरेस्ट हुई थी वो विजय नैयर की हुई थी। विजय नैयर जो है इनका जो कम्युनिकेशंस वगैरह ये सेल देखता था, सबसे पहला अरेस्ट वो हुआ था। और सबसे उसी ने नज़दीक माना जाता है इनके, सबसे जी जी नज़दीक जी, माना जाता है। हाँ हाँ, वो और इनका जो पीए है विप्लव, ये 2 लोग हैं इसमें मेन। तो इसमें क्या हुआ कि विजय नैयर को जब अरेस्ट किया गया है तो विजय नैयर ने ये बताया कि मैंने अपने अपने फोन से फेस टाइम के थ्रू बातचीत करवाई थी समीर महेंद्र से, जो शराब व्यापारी। तो वो एक तो वो पुख्ता प्रूफ है। और दूसरा, उसने ये भी बताया कि पहले 2 मीटिंग इनकी फिक्स हुई थी, समीर महेंदुर और अरविंद केजरीवाल की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के पास समय नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम मोबाइल से बात करा लो। और उसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि यार ये विजय नैयर जो है मेरा अपना लड़का है, विश्वसनीय लड़का है, आप इसके साथ काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के बातचीत होने के कुछ दिन बाद ही जो है मनीष सिसोदिया ने लाइसेंस उनका यहाँ पे दिल्ली में इशू कर दिया था। तो पुख्ता सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा पुख्ता सबूत हैं। संजय सिंह का साफ है, संजय सिंह के तो सामने चेक दिया गया है, संजय सिंह की मौजूदगी में चेक दिया गया है, उसका तो साफ साफ कह दिया उसने कि संजय सिंह ने दिया है, संजय सिंह ने चेक लेके उनको दिया है पार्टी को। उसके खिलाफ सबसे पुख्ता सबूत है। तो अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि लंबे समय से इस बारे में फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने लीगल भी इसमें काफी कुछ चीजें, लोगों से बातचीत भी की है, सभी पहलुओं पर पार्टी बातचीत कर रही थी। और आपने एक चीज और भी नोट की होगी कि अब कोई भी किसी का भी कोर्ट का कोई डिसीजन आता है या कोई भी ऐसा ताजा घटनाक्रम होता है तो अरविंद केजरीवाल ने अब मीडिया के सामने आना बंद कर दिया है। लगभग 3-4 महीने से ऐसे ही चल रहा है। अब वो आतिशी वगैरह वो सब आते हैं। कल भी जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज की थी, उसमें भी आतिशी ने एक पार्टी का पक्ष रखा। अरविंद केजरीवाल ने तो शायद कोई ट्वीट भी नहीं किया उसे लेकर। तो केजरीवाल घबराए हुए हैं, खुद वो सामने नहीं आ रहे। वो सब, वो जिसे कहते हैं ना कि वो अंदर जाने से पहले जो समेटना और चीजों को व्यवस्थित करना, फाइलें दुरुस्त करना, उस सब में बहुत सारा का सारा अमला जो है केजरीवाल ने लगाया हुआ है पार्टी का। चिंतित है बहुत ज्यादा।
तो ये जो ईडी वाला जो केस है, ईडी वाला केस तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है हाँ, और जो पीएमएलए में सीबीआई समन वाला हुआ है। केस है वो सीबीआई वाला केस पॉलिसी से संबंधित है। हाँ। और सीबीआई वाले केस में भी उनके पास वायदा माफ गवाह हैं और ईडी वाले केस में भी उनके पास वायदा माफ गवाह हैं। हाँ, दोनों में है, सब में है। और दोनों में इनके पास दोनों में ही जमानत इनकी नामंजूर हो चुकी, मनीष सिसोदिया की पहले दोनों में ही हो चुकी। मई में उसमें हो गई थी सीबीआई वाले में, और उस ईडी वाले में जुलाई में हो गई थी। दोनों में पहले ही नीचे से हाईकोर्ट से नामंजूर हो चुकी थी, दोनों मामलों में। जी, तो प्रश्न यही आता है कि भाई बेचारे मनीष सिसोदिया तो दोनों में अंदर है लेकिन केजरीवाल दोनों में ही बाहर है। सीबीआई ने भी बुला के पूछताछ की, आगे कुछ नहीं किया। हाँ, ईडी देखिए, भी कहीं ऐसा ही तो नहीं करेगी कि असल बुला में के मुझे पूछताछ लगता है कि करेगी इस और आगे कुछ नहीं करेगी। जी, जी, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा प्लानिंग इसी तरह से की गई थी कि भाई वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चला जाए। और अगर शुरू में ही केजरीवाल पे हाथ डाला जाता तो बहुत चीज़ें बिगड़ सकती थी। इसका लाभ भी मिलता, उन्हें माइलेज भी मिल सकता था, सिंपैथी मिल सकती थी। तो इसलिए जो है स्टेप बाय स्टेप पूरी तैयारी की गई है कि ऐसा ना हो कि आगे जाके कोई मामला गड़बड़ निकल जाए या कोई कड़ी कमज़ोर निकले और उसमें आगे जाकर फिर जो है जाँच एजेंसियों को किरकिरी का सामना करना पड़े। पिछली बार जब इन्हें बुलाया गया था, सीबीआई ने केजरीवाल को बुलाया था, 56 क्वेश्चंस इनसे किए थे और सारे के सारे सवाल जो है वो शराब नीति और इसी चीज को लेकर थे। और केजरीवाल तो बाहर आके साफ तौर पर झुठला रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया की अगर कल जमानत हो जाती तो विधानसभा का सत्र भी बुलाया जाने की तैयारी थी। विधानसभा का सत्र बुलाते और वो फिर मोदी जी को और अमित शाह को गालियां देते उसमें, ये सब वो वही तो अभी भी कर सकते हैं। चौथी पास वाली नहीं, अभी तो डरे हुए हैं, अभी मैंने अब नहीं सवेरे कर पाएंगे। पॉडकास्ट मैंने सवेरे यही एक सोलो किया था, उसमें यही कहा था कि भाई ये बहुत अच्छा का है, ये तो इनका जो है वो गो टू स्ट्रेटजी है कि ऐसा जब भी हो तो असेंबली का सिलेक्शन कम से कम असेंबली का सेशन बुला के गालियां वालियां तो दो, और कुछ नहीं कर सकते तो गालियां तो दो। नहीं, लेकिन अब चूंकि केजरीवाल को बुलाया गया है, मुझे लगता नहीं, केजरीवाल को लग रहा है कि अगर गालियां वालियां अभी दे दी तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। अब तो 2 तारीख के बाद ही होगा जो भी कुछ होगा। हो सकता है हम्म कि 2 तारीख के बाद कोई अगली डेट लगे या फिर से समन हो, उस समय बुलाया जाए, उसके उस दरमियान बुलाया जाए। लेकिन अभी 2 तारीख से पहले तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी तो फिलहाल जो है वो जिसे कहते हैं ना कि कील कांटे दुरुस्त करने वाली बात है, वो कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं अभी तो, कि 2 तारीख को क्या होगा और 2 तारीख को ये हुआ तो क्या करेंगे और वो हुआ तो क्या करेंगे। वो तो फिलहाल उस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं। अभी तो मामला 2 तारीख पे सुई अटकी हुई है। तो फिर इंडी अलायंस का क्या होगा? इंडिया अलायंस का तो यही कहानी होनी है। मैं एक बड़ी दिलचस्प बात और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक ट्विटर हैंडल है, आप भी उसे सर्च कीजिएगा। उसका हम्म ट्विटर हैंडल है दारूबाज मेहता हम्म @ और हम्म आपका मेहता के नाम से वो ट्विटर हैंडल बनाया गया है और काफी समय से वो एक्टिव है, वेरीफाइड अकाउंट है, ब्लू टिक वाला। और उसका जो बायो है उसमें ये लिखा गया है कि हम जो है अरविंद केजरी वो आम आदमी पार्टी को एंडोर्स करते हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थक, मतलब वो किसी आम आदमी पार्टी के समर्थक के द्वारा केजरीवाल या इनकी जो आईटी की टीम है उन्होंने बनवाया है उस ट्विटर हैंडल को। और उस ट्विटर हैंडल से आम आदमी पार्टी से रिलेटेड ट्वीट्स किए जाते हैं। आज सुबह उससे एक ट्वीट किया गया है, उसमें यह ट्वीट किया गया है कि अगर किसी भी स्थिति में या कभी भी आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, तो आप लोगों के हिसाब से कौन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। आपको याद होगा कि पहले अरविंद केजरीवाल रायशुमारी कराया करते थे हर चीज पे, शुरुआत में, इससे पहले वाले टर्न में, कि इस मुद्दे पर रायशुमारी करवाएंगे, जनता को नंबर दे देते थे, फोन नंबर दे देते थे, वेबसाइट पे जाके अपने विचार लिखिए। तो उस ट्विटर हैंडल के कई ट्वीट ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने पहले वाले समय में रिट्वीट किए हैं, उन्हें उनको एंडोर्स किया है अरविंद केजरीवाल ने। तो उसने उसके थ्रू इन्होंने एक सर्वे कराने का सिलसिला शुरू किया है और उसमें आप कमेंट पढ़ेंगे तो नीचे आतिशी का नाम आ रहा है, सोमनाथ भारती का नाम आ रहा है, कोई सौरभ भारद्वाज लिख रहा है, कुछ लोगों ने तो अन्ना हजारे लिख दिया कि अन्ना हजारे को सीएम बना दो दिल्ली का। तो उस ट्वीट के आने से दिल्ली का जो मीडिया है खासतौर से, उन सबको ये जो लग रहा है कि भाई सब केजरीवाल में अब फिलहाल यही, आम आदमी पार्टी में फिलहाल यही चर्चा सबसे मेन है कि अरविंद केजरीवाल अगर अंदर जाते हैं तो फिर पार्टी कैसे चलाई जाएगी, पार्टी में कौन किसकी चलेगी,
कैसे दिल्ली का सीएम किसे बनाया जाएगा, फिलहाल वो मेन कंसर्न है इनके सामने, सबसे बड़ा चैलेंज वही है। जी हाँ, इस पे तो लिखा है, इफ एके इज एवर अरेस्टेड, हु जी विल जी, बी द आपने देखा ना, हाँ हाँ, सीएम इन हिज एब्सेंस, आप इसके हु ट्वीट्स कैन देखिए, आप फाइट इस, दी हु कैन जी फाइट द एमएचए एलजी सेंटर हाँ, ऑफिसर्स एंड जी ऑल द एंटी दिल्ली फोर्सेस एंड शील्ड द गवर्नमेंट। जी जी जी, तो मुझे भी नहीं पता था ट्विटर हैंडल के बारे में, और देखिए इसकी जो बायो है उसमें साफ लिखा है कि ये आम आदमी पार्टी को एंडोर्स करता है, कोई उसका प्रशंसक है या कुछ भी। केजरीवाल, अक्सर केजरीवाल इसको फॉलो करते हैं, और ध्रुव राठी जैसे लोग जो सब केजरीवाल के सपोर्टर हैं, ऐसे ऐसे लोग सब इसको फॉलो करते हैं। अगर इससे ये ट्वीट हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बड़ी असहज है, इस समय अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, कोई बयान देने से बच रहे हैं। वो जो आपने कहा ना कि विधानसभा का सत्र बुला लें, विधानसभा सत्र तो बिल्कुल बुलाने की भी हिम्मत ही नहीं करेंगे। अभी तो ये देखेंगे कि 2 तारीख को कैसे निपटा जाए, हो सकता है कि 2 तारीख के बाद कुछ करें, दिवाली के बाद कुछ करें। अभी तो फिलहाल 2 तारीख का है मामला सबसे मेन। और भगवंत मान की और अरविंद केजरीवाल की इक्वेशंस कैसे चल रही हैं? सुना है उनमें बड़ा भगवंत तनाव चल भगवंत रहा है। मान भगवंत मान तो जो है अपना काम में लग गए हैं, अपना पंजाब के लिए। और कुछ लोग जो पंजाब के हमारे मित्र हैं, एक दो वहाँ के मीडिया के मित्र हैं चंडीगढ़ वगैरह के, उन सब लोगों का तो ये कहना है कि देखिए जैसे अखिलेश यादव के साथ हुआ था कि शुरुआत में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो शुरू में 1 डेढ़ साल 2 साल उनका ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है। तो उसके बाद फिर अखिलेश यादव जागे थे, तो भगवंत मान को भी कुछ लोगों ने समझाया है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। और बहुत सारी चीजें हैं, खासतौर से अमृतपाल वाला जो मामला हुआ था, उसके बाद बड़ी किरकिरी हुई थी सरकार की कि पुलिस के कस्टडी से साहब इस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई, थाने में से लोगों को छुड़वा के ले गई, और एसएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वहाँ माफी मांग रहे हैं उनसे बैठ के, इस तरह के लोगों से, उसमें बड़ी किरकिरी हुई थी। उसके बाद से बताया जाता है कि भगवंत मान ने थोड़ा सा तरीका बदला है अपना, और लोकल आदमी है यहाँ का, और अच्छी फॉलोइंग है, और थोड़ा सा मन में ये तो भाव रहता है कि भाई मुख्यमंत्री हूं, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो मुझ पे ही आनी है। और फिर भगवंत मान पे इस समय ज्यादा दबाव भी नहीं है, राघव चड्डा जो है हनीमून में व्यस्त हैं अपने, वरना वो राघव चड्डा जो है वो सुपर सीएम बने हुए थे वहां के, तो राघव चड्डा भी बिजी हैं इस समय, पता नहीं और फोटो डाली देखिए है उनके कहीं यहाँ तो वो। ये बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी की हर मीटिंग में एक उनका नुमाइंदा मौजूद रहता है। हाँ, तो वो राघव चड्ढा तो और फिलहाल मालदीव वगैरह कहीं गए हुए हैं, बाहर के फोटो में देख रहा था इंस्टाग्राम पे उनके आए हुए थे। वो तो इस समय अभी शादी के जश्न में, कल उनका कोई बयान वयान भी नहीं आया। और भगवंत मान अभी फिलहाल बताते हैं कि थोड़ा संभले हुए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में, चूंकि लोकसभा चुनाव भी आएगा, अल्टीमेटली जिम्मेदारी उन पर ही आएगी। और देखिए इंडिया अलायंस की आपने बात की थी, तो इंडिया अलायंस का तो मेन मुद्दा ही पंजाब पे अटकना है आके, दिल्ली जी हाँ, विल्ली भी इतना वही इम्पोर्टेंट वही नहीं है वो हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि अगर जी जी जी, तो अरविंद केजरीवाल यदि थोड़े दुर्बल पड़ जाएंगे तो हाँ, भगवंत तो मान तो एक भी सीट देने के पक्ष में नहीं है। हाँ, भगवंत मान ये भगवंत मान वहां पे अपनी गवर्नेंस और ये सब चीज दिखाना चाहते हैं, पब्लिक में शो करना चाहते हैं कि मेरा काम ठीक चल रहा है, केजरीवाल ने कुछ भी गड़बड़ की हो, शराब घोटाला कुछ भी हुआ, लेकिन पंजाब में सब ठीक चल रहा है। तो उनके पास कम से कम ये तो रहेगा उस समय कि हम सीटें कम से कम दें, ज्यादा सीटें ना दें। तो भगवंत मान का ठीक ठाक चल रहा है काम, अभी फिलहाल बताते हैं कि अभी स्थिति ठीक चल रही है वहां पे पंजाब में। और दिल्ली में क्या शेयरिंग क्या फॉर्मूला चल रहा है? दिल्ली में तो चल पहले तो भी ये रहा है या बात आई नहीं भी थी चल कि रहा है? नहीं नहीं, अब 3-4 वाला आया था, 4 उनकी 3 इनकी, 3 उनकी 4 उनकी, कुछ इस तरह की आई थी। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में जो कांग्रेस है खासतौर से, यहाँ आम आदमी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के रुख पे डिपेंड करता है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस जो है पिछली बार 5 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही थी। बिल्कुल। तो हाँ, ये तो राघव चड्ढा की थी, और एक और कोई सी सीट थी उस पर दूसरे नंबर पे रहे थे ये लोग, बाकी 5 पे रही थी। तो यहाँ पर कांग्रेस का अपर हैंड है, लोकसभा में कांग्रेस जो चाहेगी वो करवाएगी, वरना साथ के साथ पे दोनों लड़ेंगे। यहाँ पे नहीं बन पाएगी बात इनकी, मुश्किल है यहाँ तो। वहां पे और इस बार कांग्रेस ये भी दावा कर बता रहे हैं सकती कि है कि साहब कि हमारे, माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि मुसलमान जो है वो कांग्रेस के पीछे लामबंद हो रहा है। हाँ, वो तो एमसीडी के चुनाव के बाद से ही बनने लगा है। एमसीडी में जितनी भी मुस्लिम सीट थी वो सारी की सारी हुँ। कांग्रेस ने जीती हैं। वो तो माहौल तो उसी के बाद से बनने लगा है। एमसीडी के चुनाव जो हुए थे अभी जनवरी में, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। तो कांग्रेस को इस बात से भी बल मिला है, और अजय माकन जैसे लोग देखिए,
दिल्ली में ले देकर कांग्रेस के पास है क्या? पहले जेपी अग्रवाल हुआ करते थे, बहुत बुजुर्ग हो गए, और अब अजय माकन बचे हैं। और अजय माकन उस जनरेशन के लास्ट लीडर हैं जो राजीव गांधी और उस टीम से आते थे। तो उस फैमिली को, माकन फैमिली को कांग्रेस फिर भी बहुत मान सम्मान देती है। तो अगर अजय माकन अड़ जाएंगे, इस पे जिद करेंगे, तो ज्यादा चीजें मुझे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी के फेवर में यहाँ जाएंगी। अभी अजय माकन लेकिन शांत है, वो देख रहे हैं तमाशा। उन्हें तो पूरी पूरी उम्मीद है कि वो केजरीवाल इस स्थिति में आ ही नहीं पाएंगे दिल्ली में कि वो बार्गेनिंग कर सके यहाँ पे, जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। अजय माकन तो अब देखिए ट्रेजरर बन गए हैं, तो उनको तो बड़ा पद मिल गया है, तो जी वो जी अब बड़े पद के माध्यम से उनकी जो निकटता है सोनिया से, राहुल से, प्रियंका हाँ से, वो निश्चित ही अब उनकी एक्सेस अलग लेवल की होगी। बिल्कुल। देखिए ना, राजस्थान में ऑब्जर्वर बना के उन्हें भेजा गया था जब पिछली बार ये शांति धारीलाल और इन सब लोगों ने हंगामा किया था पिछले साल। 25 तारीख में, कितनी तारीख में हुआ था वो, सितंबर में कब हुआ था, तो उस समय इन्हीं को भेजा गया था, अजय माकन को ही। खड़गे तो उस समय अध्यक्ष बने भी नहीं थे। तो अजय माकन की वैल्यू है, और अजय माकन ने अशोक गहलोत के बारे में जाके साफ कहा था कि बड़ी बेइज्जती कराई भाई इस आदमी ने, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। सोनिया गांधी से सीधे यही कह दिया था अजय माकन ने जाकर। और ये जो इंडिया अलायंस वाली दूसरी बैठक हुई थी बेंगलुरु वाली, इसमें जब केजरीवाल जिद पे अड़े हुए थे कि साहब हमारे खिलाफ वो लाइए आप, हमें समय समय समर्थन दीजिए उसके खिलाफ, अध्यादेश जो ला रही है दिल्ली सरकार के खिलाफ, तो उस समय अजय माकन ने साफ कहा था कि कांग्रेस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए इस आदमी को। बिल्कुल, साफ बिल्कुल, मना कर दिया बिल्कुल, था बिल्कुल, उन्होंने तो। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद भी इन्होंने बाद में जाके किया। हाँ, उसके बावजूद भी किया। तो अब केजरीवाल के इस स्थिति से हमारे राहुल गांधी जी पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो तो अपनी विचित्र जो हरकतें हैं, वो लगातार करते जा रहे हैं। आज ही उन्होंने वो वो एप्पल को प्रेस लेके तमाशा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आज तो, हुँ, जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया है इन लोगों ने। बस राहुल गांधी का तो यही है। दरअसल क्या है, राहुल गांधी तो सलाहकारों पे चल रहे हैं। राहुल गांधी की कोई अपनी सोच तो किसी चीज को लेकर है नहीं। उन्हें लगता है कि कोई भी मौका हो ऐसा जिसमें मोदी को टारगेट कर सकें, जिसमें मोदी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता उनकी खत्म की जा सके, वो तो उनका तो एक सूत्री एजेंडा वही चल रहा है। तो वो तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी तो। अभी तो कुछ देर पहले बताते हैं कि एप्पल की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन हाँ, भी आ गया है क्लैरिफ़िकेशन आ जिसमें, गया उनका। हाँ तो उन्होंने कह दिया है कि भाई ये कुछ नहीं है, ये तो बहुत सारे लोगों के पास गया है और जरूरी नहीं है, और ये सब बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है फालतू में। और देखिए, आप ये देखिए कि जितने भी ये विपक्षी दल हैं इनकी छटपटाहट देखिए। एक के पास आया था तो सारे कहने लगते हैं। महुआ मित्रा ने सबसे पहले करा, शशि थरूर कहने लगे, उधर से वो प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही है। बताइए, प्रियंका चतुर्वेदी का मोबाइल हैक करा सरकार को क्या मिलने वाला है? महुआ मित्रा, शशि थरूर को समझ में आता है, प्रियंका चतुर्वेदी का मोबाइल कौन हैक कराएगा? कौन, क्या सरकार उसमें जो है घुसेगी, क्या उनसे मिलेगा प्रियंका चतुर्वेदी से? कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है ना कि इससे हम थोड़ा सा ये शो कर दें कि हम भी बड़े नेता हैं, हम भी उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जिन पर सरकार की नजर रहती है। हाँ, लेकिन बड़े नेता क्या है, अब मैं आपको जो इस समय जो राज्यों के चुनाव की जो तैयारियाँ चल रही हैं, उनकी तरफ यदि आप देखें, तो हाईकमांड की तो कहीं पे भी चलती दिख ही नहीं रही। राजस्थान में तो पूरी तरह से अशोक गहलोत की चल रही है। जी हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ, चर्चाएं देख रहा हूँ, जो पत्रकारों की डिबेट्स वगैरह आ रही हैं, उसमें सभी का यही कहना है कि अशोक गहलोत ने अपने लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट कराया है। हालांकि ये भी पता लगा है कि सचिन पायलट ने भी जिसे कहा है, जिसे चाहा है टिकट, सचिन पायलट ने भी दिलवाए हैं। लेकिन यहाँ तो मध्य प्रदेश में तो मैं कह नहीं सकता, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो थोड़ा सा है मिक्सअप, लेकिन राजस्थान में तो अशोक गहलोत ने बिल्कुल नहीं चलने दी हाईकमान की। ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि वो जो 3 नेता हैं, उनके ऊपर भी अशोक गहलोत अड़े हुए हैं, जो आपके महेश जोशी, शांति महेश वगैरह। धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ उनको टिकट देने के लिए पूरी हम्म। तरह से अड़े हुए हैं। और इस जितनी बारे भी में तो लोग हैं, आप ही बताइए क्या चल रहा है इस बारे में, क्या है मैं स्थिति? बता रहा हूँ ना, वही तो कि साहब पूरी तरह जी। से अड़े हुए हैं। और हाँ। ये सब अखबारों में बार-बार एआईसीसी तरफ से प्लांट कराया जाता है कि राहुल गांधी नाराज़ है, राहुल गांधी नाराज़ है। अशोक गहलोत की सेहत पे कोई असर नहीं, कोई परवाह नहीं। हम्म। उनके हिसाब से तो वो राहुल गांधी को बिल्कुल राजनीति में नौसिखिया बच्चा मानते हैं आज भी, हाँ, बस वो कहते नहीं है। बस कहते नहीं है। सही बात है।
और देखिए मुझे ऐसा भी लगता है कि अशोक गहलोत भी जो है उसी पोजीशन में है जैसे वहाँ पे कमलनाथ और दिग्विजय हैं। डू एंड डाई वाली है और मामला ये है कि अशोक गहलोत ने शायद ये भी सोच लिया कि ये आखिरी बार है। इस बार जो होगा होगा, बाकी अपना पार्टी जैसे करेगी करती रहेगी। तो अब चूंकि सिटिंग सीएम है तो उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि भाई मेरे रहते हुए अगर पार्टी हार जाए तो मुझे लगता है देखिए अभी वहाँ चर्चा चली थी, आम आदमी पार्टी की चर्चा हरियाणा में चली थी। हरियाणा में जी। इन्होंने कहा था कि हमें एडजस्ट कर लो, तो वहां बताते हैं कि हुँ। हुड्डा ने सोनिया गांधी से साफ कह दिया कि मैं पूरी पार्टी अलग ही खड़ी कर दूंगा यहाँ पे, यहाँ अलग पार्टी बना दूंगा मैं। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ मना कर दिया। केजरीवाल जो है हरियाणा से आते हैं, तो केजरीवाल को ये लगा था कि अब अगर कोई तीसरा स्टेट हमारा बढ़िया बन सकता है तो वो हरियाणा लगता है, उन्हें पहले से ही लगता है। वहां पे योगेंद्र यादव को चुनाव लड़वाए थे, पिछले चुनाव भी लड़े, कई जगह आम आदमी पार्टी वाले नंबर 2 पे भी रहे, विधानसभा में भी चुनाव लड़े। तो अरविंद केजरीवाल अब ये कहने लगे थे कि भाई हम कांग्रेस से डील करेंगे, आप अगर हम वहां पे हमें एडजस्ट ज्यादा नहीं करते हो पंजाब में, तो आप हमें हरियाणा में एडजस्ट कर लेना। लेकिन वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बता दिया, कह दिया कि एक भी लोकसभा सीट नहीं दूंगा इनको, एक भी, पूरी की पूरी पार्टी अलग बना लूंगा अपनी, साफ धमकी हुँ। दे दी है। तो एक समय जो है जहां गांधी फैमिली से अलग कुछ सोच ही नहीं पाते थे, आज इन्हीं के जो पुराने लोग हैं वो साफ एक तरह से ये तो बगावत ही है। अशोक गहलोत ने भी बगावती तेवर दिखाए हैं और पिछले साल इतनी बेइज्जती की सारे नेताओं की, अध्यक्ष पद भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, मान की सुनी नहीं हाईकमान की। तो चीजें तो हैं ही, सामने आ रही हैं। कांग्रेस देखिए, की असहज राजनीति में तो स्थिति है। बात सीधी-सी ये है कि यदि आपके चेहरे पर कोई वोट नहीं पड़ रहा है, तो आपकी कौन मानेगा राजनीति में? बिल्कुल। अब आज मोदी जी के नाम पे अधिकतर सांसद जीत के आते हैं, जी। तो इसलिए उनकी विवशता है कि साहब मोदी जी के तो उनको चरण धो के पीने ही पड़ेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राहुल सोनिया राहुल गांधी के गांधी नाम के पे नाम कौन पर डरा है? या राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके राहुल गांधी की सभा करा के कोई नहीं जीत सकता। सही बात है। बिल्कुल अब सही बात है। यहाँ मैं तो कम से कम राजस्थान की तो बता ही सकता हूँ आपको, जो भी बात होती कांग्रेस वालों से, तो वो कहते हैं कि भाई हमको किसी भी हालत में राहुल गांधी की सभा नहीं चाहिए। हाँ, वो तो पूरे देश में ही हो गया, कोई नहीं चाहता इनकी सभा, सब कोई नहीं बुलाना क्योंकि चाहता है। हमारा खर्चा होगा, हमें भीड़ जुटानी पड़ेगी, ये कुछ का कुछ कह अ, देंगे वहाँ। ये वहाँ पता नहीं क्या कह देंगे, और हुँ, हमारा जो है ये चुनाव का आजकल वैसे भी समय कम मिलता है, 14 दिन मिलते हैं बीच में, और हुँ। उसमें ये हमारा टाइम और ख़राब करेंगे, 3 दिन 4 दिन हमारे ख़राब होंगे, हाँ, और जिसमें हम रैली-वैली कराने में 3-4 दिन लग ही जाते हैं हाँ, सब, सही हाँ, बात है। हाँ, हाँ। पैसा बहुत खर्च हो जाता है एक्स्ट्रा। हुँ, तो ये तो स्थिति जो साहब कह रहे हैं कि कमोबेश पूरे भारत में यही स्थिति है। जी, अच्छा, बिल्कुल। इनकी ये कैपेसिटी नहीं है कि 15-20 मिनट से ज़्यादा बोल सकें, तो वो हुँ, 15-20 मिनट के और बोल भी क्या जाए, आपने सुन ही लिया छत्तीसगढ़ में क्या बोल हाँ, दिया। हाँ। कुछ का कुछ कह देते हैं। हाँ, और और छत्तीसगढ़ में इस बात का इन्हें बड़ा घमंड है कि भई मैं किसी चीज़ की तैयारी के साथ नहीं आता। और मैं अभी सतपाल मलिक का जब इन्होंने इंटरव्यू लिया राहुल गांधी ने, तो कुछ हुँ, पत्रकारों ने उसका जो विश्लेषण किया, उन्होंने इस तरह से किया कि देखिए राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस देखिए, कोई सवालों की लिस्ट बना के नहीं बैठे हैं, कोई हाथ में उनके कागज का टुकड़ा नहीं है और कितने बढ़िया-बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं। पता नहीं उन्हें वो कौन से सवाल ऐसे बढ़िया लगे उसमें, सारे वही पुरानी बातें, अडानी, पुलवामा, वही सब रटी-रटाई बातें, तो उसके लिए क्या तैयारी करने की ज़रूरत है? वो तो रोज़ बोलते ही हैं वो, वही बात तो रिपीट की उन्होंने। जी। तो आइए फिर आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।